फंक्शंस हैं जो अभी हमने नहीं देखे थे, तो ये लास्ट ही क्लास है पाइथन की। वी विल मूव टू स्टैट्स इसके बाद। तो इसमें कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन सम वे और द अदर। तो पाइथन में जनरली एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? तो these are alternate ways to do the same things that we have already done, right? तो वो देखते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम चलते हैं, एक फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन पाइथन में, ठीक है? आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दो, मतलब फॉन्ट बड़े कर दो थोड़े से। यस सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो एक फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन क्या है? जैसे अभी तक हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे? डेफ से, ठीक है? डेफ सम, फिर आगे नीचे उसकी बॉडी लिखते थे, फिर उसको कॉल करते थे, राइट? तो डेफ से हम फंक्शन का नाम देके फंक्शन को डिफाइन करते थे, ठीक है? अब एक और चीज होती है लैम्डा। लैम्डा क्या है? दीज आर वन लाइन फंक्शन। पहले हम कैसे लिखते थे? डिफाइन सम कॉलन, नीचे इंडेंटेटेड उसकी बॉडी, फिर उसके बाद उसको कॉल करते थे। लैम्डा फंक्शन क्या है? वन लाइनर फंक्शन है। इसमें एक ही लाइन में तुम क्या कर देते हो? सारी चीजें एक ही लाइन में लिख देते हो, ठीक है? फंक्शन वही फंक्शन बना, फंक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं होती। मतलब इसमें एक्सप्रेशन बनता है, नॉट अ फंक्शन, राइट? जो बॉडी है उसकी, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो फंक्शन का कोई नाम भी नहीं होता इसमें, ठीक है? इसमें फंक्शन का कोई नाम भी नहीं है। जैसे हम लिखते थे डिफाइन सम कॉलन, ए और बी जुड़ेंगे, ए प्लस बी करेंगे, और बताओ, और सी बनेगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और नीचे लिख दिया सम में वैल्यू जाए 2,3। तो 2 और 3 ए को मिला और बी को मिला, और उसने ऐड करके तुम्हें सम दे दिया 5। तो इसमें क्या है? तुम सम जो नाम का फंक्शन बनाते थे, इसमें तुम्हें सम भी नहीं लिखना, सीधा लिखना लैम्डा, ठीक है? और अंदर बताना है ए और बी दो पैरामीटर होंगे, और वो पैरामीटर आपस में जुड़ जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है? तो कोई डेफिनेशन नहीं है। तो वन लाइनर फंक्शन है, उसका सिंटैक्स देखते हैं कैसा होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन मतलब, अनोनिमस क्या होता है? व्हाट इज अनोनिमस? अंग्रेजी में अनोनिमस? अननोन अननोन अननोन, जिसका नाम नहीं है कोई, राइट? तो it has no more than one line. It's just like a normal function. काम वही है। लैम्डा कैन हैव मल्टीपल आर्गुमेंट्स, वही जैसे मैंने अभी बताया, ए और बी दो चीजें जाएंगी विद वन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब उसकी बॉडी में एक ही चीज होगी, ए और बी जुड़ेंगे, मल्टीपल चीजें नहीं होती। जैसे फंक्शन में तो मल्टीपल चीजें करा सकते हैं ना, ए और बी जुड़ेंगे, उसके बाद उसको प्रिंट कराएंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन एक ही, काम एक ही करवाना है लैम्डा से, ठीक है? आर्ग्यूमेंट मल्टीपल दे सकते हो, ठीक है? लैम्डा एज अ कीवर्ड यूज होगा, ठीक है? यही लिखा है कि इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ए बी सी जितने मर्जी हो सकते हैं, बट काम एक ही करेंगे, एक्सप्रेशन एक ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये काम होगा। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी भी करे वो फंक्शन, स्क्वायर भी कर दे, ठीक है? तीनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर दे, ऐसे दो दो तीन तीन काम नहीं होंगे, ठीक है? जो नॉर्मल फंक्शन में हो जाते हैं। तो एक लैम्डा फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं। लैम्डा कीवर्ड, ठीक है, जिससे हम बताते हैं कि एक अनोनिमस फंक्शन बनाने जा रहे हैं। फंक्शन का मतलब कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है? उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है? जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन हम कैसे बनाते थे? ऐसे डेफ डिफाइन करो सम, उसमें पैरामीटर यहाँ जाते थे ए और बी, इसको पैरामीटर 1 बोल दो, पैरामीटर 2, ठीक है? ऐसे पैरामीटर जाते थे। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते थे? उसकी बॉडी, ठीक है, कि ए पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे हम उसको कॉल कर देते थे कि सम कर देना, पैरामीटर में वैल्यू जाए 2 और 4, ठीक है? तो ऐसे बार बार चेंज करके ये फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करता रहता है। तो इसमें भी यही है, लैम्डा कीवर्ड की जगह, डेफ कीवर्ड की जगह लैम्डा कीवर्ड आ गया। सम लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें,
दो पैरामीटर जो हैं वो बताने हैं, वो पैरामीटर्स हो गए, और ये बॉडी इसी के आगे आ जाएगी यहीं पे, इसी के एक लाइन में, ठीक है। तो वैसा ही सेम चीज है, बट वन लाइनर फंक्शन विदाउट अ नेम, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, लैम्डा p1 p2 दो वेरिएबल यूज होंगे, और ये उसका एक्सप्रेशन कि p1 p2 से करवाना क्या है, क्लियर। ऐसे लिखते हैं लैम्डा, क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, बताओ बताओ जल्दी, हाँ ना बोल दिया करो। नो डाउट। ठीक है, अब पहला एग्जांपल मैं कह रहा हूँ लैम्डा बनाओ, एक्स और वाई दो चीजें यूज होंगी, और उसकी बॉडी में कराना है दोनों को ऐड, दैट्स इट, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब एक स्टेटमेंट है ये, ना कि फंक्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट को किसी चीज में स्टोर करा दिया, ये नाम नहीं है, फंक्शन का नाम नहीं है, ये स्टेटमेंट को का ऑब्जेक्ट असाइन किया है, ठीक है। इससे जो रिजल्ट आए इसमें डाल दो, और फिर हमने बोला कि ये जो है इसमें वैल्यू क्या जाए, 1 और 20, तो एडर में 1 और 20 जाए, 1 एक्स को मिले, 20 इसको मिले, और मुझे बता दे ये क्या चीज। तो ये नीचे वाली लाइन में हम कॉल कर रहे हैं एक तरीके से, ऊपर वाली लाइन में फंक्शन पूरा बन गया ये। तो 1 और 20 मिलके कितना आ जाएंगे, 21, यही होगा। अगली बार मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, ठीक है, यही लाइन चलाऊंगा, तो 201 आ गया, राइट, क्लियर। विदाउट फंक्शन का नाम बनाए, एक्सप्रेशन से ही वैल्यूज चल रही हैं, तो एक ही लाइन में सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब एक और चीज होती है इसमें, IFFT, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये जो नीचे लिखा है कॉलिंग वाली स्टेटमेंट, ये भी आगे लिख सकते हो उसके, ठीक है। वो कैसे, लैम्डा में जनरली ब्रैकेट्स नहीं होती है, देखो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं डाली हुई मैंने, बट अगर एक ही लाइन में लिखना है, इस वाले मेथड से लिखना है, तो यहाँ पे पहले क्या डाल दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक वेरिएबल यूज होगा एक्स, उससे करेंगे क्या, एक्स में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो चीज नीचे लिखी थी ये भी अब इसी के आगे आ गई, ये x की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 मिलेगा, 2 + 1 3 हो जाए, ठीक है। आंसर आ गया 3। अगली बार मैंने इसको 20 कर दिया, ठीक है, चलाया, 21 हो गया। तो दिस इज IFFT, एक ही जगह एक ही लाइन में, कॉल भी एक ही लाइन में कर लो, ठीक है। ये देखो लैम्डा x y z तीन चीजें यूज होंगी, वो तीनों आपस में ऐड होंगी, राइट। 3 सब्जेक्ट के नंबर डालो, वो आपस में ऐड करके मुझे टोटल बता दो, तो मेरे नंबर हैं 11 2 3, ठीक है। उसने बता दिया टोटल 16, ठीक है, 11 12 13, टोटल 36, ठीक है। तो दीज आर लैम्डा फंक्शंस, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, वन लाइनर फंक्शन है, जस्ट लाइक जैसे हम फंक्शन बनाते थे उसी तरीके से, बट यूज इन अ सिंगल लाइन विदाउट क्रिएटिंग एनी नेम, ठीक है। तो ये जनरली तब यूज करते हैं हम जब हमें कोई यूटिलिटी काम करना हो, एक आध बार, फंक्शन बार बार ना यूज करना हो। फंक्शन हम तब बनाने की कोशिश करेंगे जब उसका रोल बार बार आए, ये तब यूज करेंगे जब एक आध बार कोई काम करना है लूप वाला, और उसको दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा, तो जनरली ये फंक्शन बाकी फंक्शंस के साथ यूज होता है, इंडिपेंडेंटली नहीं यूज होता। देयर आर अदर फंक्शंस जो अभी हम देखेंगे, मैप, फिल्टर, उनके साथ ये फंक्शन यूज होता है, ठीक है। क्लियर, लिखना तो आ गया, समझना तो आ गया, कहीं पे लैम्डा लिखा होगा तो वी कैन अंडरस्टैंड। कॉलन से पहले जो चीजें लिखी हैं वो वेरिएबल्स हैं जो यूज होने वाले हैं, पैरामीटर। कॉलन के बाद में क्या लिखा है, वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो ये इसको कॉलिंग करने वाली वैल्यूज है, ठीक है, नहीं तो नीचे लिखी होगी, क्लियर। ये देखो थोड़ा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं कह रहा हूँ लैम्डा एक चीज होगी एक्स, एक चीज होगी फंक्शन, ठीक है। दो चीजें आएंगी, एक एक्स और एक फंक्शन आएगा। एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स में फंक्शन को इवेल्युएट करके
एक्स यूज करके जो बनेगा वो ऐड कर देना, ठीक है। और नीचे कॉल किया एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 2 जाए, और फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन मेरा ऐसा है लैम्डा ऑफ एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। मैंने 2 की लिखा है, हाई ऑर्डर फंक्शन ब्रैकेट में 2। हाँ ये 2, ये हाँ कॉल जी कर सर। रहे हैं, ये जैसे किया, ये सेम ऐसा एग्जांपल है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझे। ये बनाया, फिर उसको कॉल किया कि इसमें पहले आर्ग्यूमेंट में 1 जाए, दूसरे आर्ग्यूमेंट में 2 हो जाए, वही चीज़ यहाँ कर रहे, ये बनाया। तो इस एक्सप्रेशन में पहले आर्ग्यूमेंट को जो कि एक्स है उसको 2 मिले, और फंक्शन क्या मिले, ये मिले, ठीक है, और उसको फिर इवेलुएट कर दो, ठीक है। एक्स मिल चुका है, यहाँ पे वो क्या कर देगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो फंक्शन को क्या मिला 4, 2 एक्स की वैल्यू 2, और फिर इससे यहाँ से वैल्यू क्या मिली 4, 2 और 4 को जोड़ दो, ये एक्सप्रेशन है मेरा, तो आंसर शुड बी 6। आगे कंसोल में 6, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, ये एक फंक्शन है एक तरीके से, एक्स को डिवाइड कर दो 2 से, पहला वैल्यू 2 एक्स मिले, और फिर एक एक्स फंक्शन मिले, काम क्या करना है, एक्स जो मिला है तुम्हें उसमें फंक्शन को इवेल्युएट करके जो बन रहा है उसको ऐड करा देना, तो फंक्शन ये है, इसको इवेल्युएट करके क्या बना 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो 2 प्लस 1 3। 3, क्लियर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं लैम्डा। अभी हमने ऊपर कैसे लिखा था, दो चीजें आएंगी एक्स और वाई, और दोनों आपस में जुड़ेंगी, मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो किसी भी नंबर का सम कर दे, 2 नंबर का भी सम कर दे, 4 का भी कर दे, 6 का भी कर दे, तो वही जो हमने पीछे लूप में एक पढ़ा था स्टार आर्ग, ठीक है, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं लैम्डा, यहाँ पे एक्स वाई मैनुअली नहीं दिए, मैंने बोला मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आएंगे, स्टार आर्ग का मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, मल्टीपल स्टार का मतलब एन नंबर ऑफ, ठीक है, जैसे इक्वल में होता है सिलेक्ट स्टार, तो स्टार मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स यूज होंगे, और एक्सप्रेशन क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, वो जितने भी आर्ग्यूमेंट तुम्हें मिलेंगे, और नीचे मैंने पास, यहीं पे मैंने वन लाइनर ही बनाया है, इसमें इसी में मैंने पास कर दी 1 2 3, ये 3 नंबर जाएं इसके पास, और उन तीनों में से मैथ्स क्या है वो बताए, तो आंसर शुड बी 3 इन दिस केस, ठीक है, मैथ्स की जगह मैंने लिख दिया सम, तो आंसर शुड बी 6, ये आ गया, क्लियर। ऐसे काम भी कर सकते हो, तो एक लाइन में तुम्हारा सम का फंक्शन बन गया एक तरीके से, तो पहले हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे उसको ऐड करवाते थे, यहाँ पे ऐड का चलता था, और नीचे फिर उस पर पैरामीटर पास करते थे, यहाँ पे कॉलिंग, उस चीज को उसने समराइज करके एक लाइन में बना दिया, तो ये लैम्डा फंक्शन है, मतलब यूटिलिटी फंक्शन है, ऑप्शनल है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम कोई चीज का फंक्शन बनाना चाहते हो तो वैसे बनाओ। लैम्डा की एक प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट मच रीडेबल, राइट, तो तुम फंक्शन देख के इजीली बता नहीं सकते कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो रीडेबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो इसलिए जनरली लोग फंक्शन खुद मैनुअली बना लेते हैं लूप के थ्रू,
रादर देन लैम्डा यूज करने के। इसी चीज का एक और अल्टरनेटिव है लैम्डा का या लूप का ही एक और अल्टरनेटिव है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, बड़ी जगह आपको सुनने को मिलेगा पाइथन में ये चीज। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, लिस्ट बनाने का एक तरीका है। ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन स्टेटमेंट से लिस्ट कैसे रिटर्न हो उसका एक तरीका है। दिस इज फास्टर देन लैम्डा एज वेल एज फॉर लूप। ठीक है, लूप से जो काम कर सकते हैं हम और लैम्डा से भी जो काम करके हम लिस्ट रिटर्न करवानी है अगर हमें कोई, ठीक है, वो काम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो कैसे लिखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। पहले हम बनाएंगे आउटपुट क्या है चाहिए हमें, अंदर हम बताएंगे किस डेटा से उठाना है, स्ट्रक्चर क्या है उस डेटा का, और तीसरा ऑप्शन होता है एक ऑप्शनल कंडीशन। अब ये सिंटैक्स देखो, ये सिंटैक्स देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया x नाम की एक लिस्ट बने, ये देखो ये लिस्ट का साइन डाल दिया बाहर, दो ब्रैकेट, अंदर एक्सप्रेशन लिखा पूरा। एक लिस्ट बने x नाम की, वो उसमें क्या वैल्यूज आए, आउटपुट क्या है i का क्यूब। ठीक है, i का क्यूब, तो i का क्यूब होता जाए फॉर डेटा स्ट्रक्चर क्या, डेटा कहां से उठाना है फॉर से, फॉर i इन 1 2 3 4। i इन 1 2 3 4 का क्या मतलब है, पहली बार 1 उठे, फिर 2 उठे, फिर 3 उठे, फिर 4 उठे, चार वैल्यूज i को मिले एक एक करके। ठीक है, तब किस केस में ये ऑप्शनल स्टेटमेंट भी लगी है, इफ i इज ग्रेटर देन 2 तो फॉर i इन ये i का क्यूब कर दो। तो वो क्या किस किस के लिए क्या रहेगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका, 27 और 64। 27 और 64, 27 i ग्रेटर देन 2 दो ही वैल्यू हैं 3 और 4, 3 उससे मिलेगा, i की वैल्यू 3, i आगे एक्सप्रेशन में गया, i का क्यूब कर दिया 27, 4 एक्सप्रेशन में गया उसका क्यूब कर दिया 64। तो x में एक लिस्ट बन गई है x जिसमें दो वैल्यू आ गई 27 और 64। तो दिस इज अनदर वे टू क्रिएट अ लिस्ट। ये चीजें मैं फॉर लूप से भी कर सकता था, राइट, कर सकता था ना, एक खाली लिस्ट बना के उसके अंदर अपेंड करते जाओ, राइट, एक एक करके फॉर से वैल्यू उठाओ, कंडीशन चेक करो, इट इज ग्रेटर देन 2 तो खाली लिस्ट में अपेंड हो जाए वो वैल्यू, नहीं तो कंट्रोल आगे चलता जाए, राइट। तो सेम चीज हम मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, सर हाँ जी, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 एक लिस्ट है, यहाँ पे हम लिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी दिखाता हूँ नीचे एक एग्जांपल। ठीक है, ये देखो मैंने एक चीज फॉर लूप से बनाई, एक खाली लिस्ट बनाई, ठीक है, स्क्वायर नाम से, अंदर फंक्शन लिखा, ये फॉर लूप से कर रहे हैं, फॉर i इन रेंज 2 से 10, तो 2 से लेके 9 तक की वैल्यूज उठाओ एक एक करके और क्या करते जाओ, एंड करते जाओ i स्क्वायर। तो वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या मिली, i को 2, i स्क्वायर 4 हो गया, फिर 3 9 हो गया, फिर 16, ऐसे करके 10 10 से पहले 9 पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते जाए, ये जो स्क्वायर है इसमें 2 से लेके 9 के स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, आ गया 4 9 16 25। ठीक है, यही चीज को अब मैं किससे बनाना चाह रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही चीज कराना क्या है मुझे, एक्सप्रेशन क्या कराना है ये, ठीक है, बॉडी क्या उसकी i का स्क्वायर करना है, ओके, आउटपुट शुड बी दिस, किसके लिए, फॉर i इन रेंज यहाँ से। ठीक है, ये मेरा वो हो गया, लिस्ट हो गया। पिछली बार मैंने लिस्ट एज इट इज दिया था, इस बार मैंने डेटा कहाँ से उठाया, रेंज से उठाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज यूज किया था, फॉर i इन रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक वैल्यू उठे और उसका स्क्वायर होता जाए। ठीक है, दिस शुड गिव मी द सेम आउटपुट। अब मैं स्क्वायर देखूंगा तो ये देखो, ये आउटपुट कंसोल में देखो, ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है, इसमें तुमने एक फंक्शन बनाया, इसमें एक ही लाइन में लिख दिया, राइट। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, विच इज मोर इजी टू रीड, ये देख के समझ सकते हो, अच्छा i का स्क्वायर किया फॉर i इन यहाँ से यहाँ। ठीक है, जबकि थोड़े फंक्शन भी रीडेबल है, लैम्डा से ये काम करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ये काम अब मैंने लैम्डा से करना चाहा, सेम काम। ठीक है, तो इसमें लैम्डा में कैसे लिखा, ये देखो, ये लिस्ट और मैप, ये दो चीजें अभी भूल जाओ, लैम्डा फंक्शन चलाओ, एक चीज i आएगी, एक ही चीज है, i में वैल्यू जा रही है, एक i वैल्यू होगी पैरामीटर, एक्सप्रेशन क्या है, i का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उठानी कहाँ चीजें हैं, कहाँ से हैं, रेंज से। ठीक है, अब लैम्डा में इतना ही पोर्शन होता था, अभी तक हमने लैम्डा का क्या सिंटैक्स सीखा
ये लैम्डा क्या बोलता है, एक वेरिएबल्स डिफाइन करो, कॉलन उसका क्या यूज है, दैट्स इट। अब ये जो फंक्शन भी अप्लाई करना है उसके ऊपर लैम्डा के साथ, हमने क्या करना है, रेंज से ये सारी चीजें यूज हो, इसके लिए एक फंक्शन आता है मैप। मैप क्या करता है, मैप 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। ये देखो ऊपर सिंटेक्स लिखा है, मैप इज यूज्ड इन केसेस ऑफ रनिंग अ लूप विद लैम्डा। लैम्डा के साथ अगर कोई लूप चलानी है तो मैप यूज करना पड़ेगा, वेयर इट रिटर्न वन वैल्यूज 1 by 1 फॉर दैट एक्सप्रेशन। तो मैप क्या करेगा, दो चीजें लेगा। मैप बोलेगा फंक्शन डालो और फंक्शन के ऊपर जो लिस्ट से डेटा उठाना है वो बताओ। तो ये मैप के लिए फंक्शन हो गया और ये डेटा हो गया उसके लिए, राइट। हमने बनाना क्या है, लिस्ट बनानी है, तो बाहर हमने क्या लिख दिया, लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के ऑप्शन थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर सकते थे कि लिस्ट में ये चीजें जाएं। यहाँ पे ये फंक्शनल है, यहाँ पे हमने बाहर क्या लिख दिया, एक लिस्ट बने। कैसे, मैप क्या करे, इस फंक्शन को इवेल्युएट करता जाए हर एक वैल्यू के लिए जो डेटा से मिले। पहले डेटा से क्या मिल रहा है, आई की वैल्यू 2, तो 2 उसको मिला, उसने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर, फिर 3 मिला 3 का स्क्वायर। तो फंक्शन और उसको जो लिस्ट पास करनी है वहां से डेटा मिलता जाएगा। तो मैप क्या करता जाएगा, एक एक करके स्टोर कराता जाएगा वो सब, ठीक है। उठाया, इवेल्युएट करा, स्टोर करा, उठाया, इवेल्युएट करा, लिस्ट में स्टोर करा। तो दिस इज मैप। क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो सर ये मतलब फॉर लूप का काम खुद से ही कर देता है? तीनों सेम ही काम कर रहे हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी हमने फॉर लूप वाला काम किया, हमने तीनों का प्रोग्राम बना लिया, ये सेम प्रोग्राम है, राइट। हाँ हाँ। सेम प्रोग्राम हमने लूप से बनाया, सेम प्रोग्राम हमने इससे बनाया, सेम प्रोग्राम हमने इससे बनाया। ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम देख रहे हो बिल्कुल सेम ही है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसे दिख रहा है, आई का स्क्वायर हो फॉर आई इन रेंज, ये यहाँ पे ऐसे लिखना होता है क्योंकि उसका सिंटेक्स क्या है, पहले आउटपुट बताओ क्या चाहिए, फिर बताओ कहाँ से उठाना है वो चीज का, फॉर में वो चीज लिखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैम्डा के सेंस में लिखा है, लैम्डा एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम वेरिएबल कहीं डिफाइन नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने बताया कि एक आई आएगा, आई का स्क्वायर करोगे और उठाना कहाँ से, यहाँ से। यहाँ अलग अलग तोड़ के लिखा है उसको, यहाँ इकट्ठे लिख दिया था, एक स्टेटमेंट में लिख दिया था, यहाँ पे उसको 2 पोर्शन कर दिए। तो बात एक ही है, तीनों सेम ही चीज कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। क्लियर? तो मैप यहाँ लगा है, तो मैप हर वैल्यू के लिए चलेगा। अब उसके अंदर जो फंक्शन लिखा है और जो डेटा है, डेटा की हर वैल्यू उठाएगा, हर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन चलाएगा और स्टोर कराएगा। दिस इज मैप, ठीक है। डेटा ये है, 2 से लेके 9 तक चलना, ये डेटा है। एक एक करके वैल्यू उठाएगा वो खुद से, लिखने की जरूरत नहीं है फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इन ये, राइट। अभी तक तो हम ये लिखते आए हैं ना, फॉर आई इन, तो ये फॉर लूप का काम खुद से ही कर रहा है, ठीक है। उसका फंक्शन ही ये है कि एक एक करके मैं वैल्यू उठाऊंगा, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को देता जाऊंगा। इस एक्सप्रेशन में जो तुमने लिखा है वो इवेल्युएट होगा और मैं स्टोर कराता जाऊंगा। तो फॉर लूप का काम ये खुद से ही कर रहा है, जो हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। केस में भी हमने लूप डिफाइन किया फॉर के नाम से, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी हमने ये बताया फॉर आई इन, बट ये जो मैप है ये इंटरनली फॉर लूप चला रहा है। कोई डाउट किसी को? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नो सर। मैप फंक्शन लिस्ट ही लेता है या कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी ले सकता है, जैसे टपल या कुछ और? नहीं नहीं, लिस्ट के लिए ही चलते हैं। मैप जो मर्जी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, बट जनरली जो है हम लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट ही पास होती है। जब यहाँ लिस्ट पास हो जाएगी तो लिस्ट का सबसेट क्या होता है, लिस्ट ही होता है। बाद में उसको चेंज करके कुछ और बना सकते हो, बट जनरली लिस्ट में से ही चीजें निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लोगों को सदियां लग जाती हैं ये फंक्शन समझने में, मैप क्या है ये समझ नहीं पाते नेट पे एग्जांपल्स देख के। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी पाइथन पे काम करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड मैप क्या है, फिल्टर क्या है, रिड्यूस क्या है, कैसे चल रहे हैं, कैसे सिंटैक्स लिखा है, ठीक है। तो इतने सिंपल एग्जांपल से कहीं नहीं समझ आएगा।
ठीक है, एक और एग्जांपल, इस बार मैंने लिस्ट पहले ही डिफाइन कर रखी है, ठीक है, मेरे पास डेटा ऑलरेडी है, माई लिस्ट के नाम से एक डेटा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही करना है। अब यहाँ पे मैप की जगह एक और फंक्शन यूज हुआ, फिल्टर। तो मैंने बोला था कि लैम्डा जो फंक्शन है वो अदर फंक्शन के साथ जनरली यूज होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली उसका काम नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड विद अदर फंक्शन। तो इस फिल्टर फंक्शन का भी सेम सिंटैक्स है, जस्ट लाइक मैप। फिल्टर भी क्या करता है, फिल्टर भी क्या करता है, ये क्या कर देता है, ये फंक्शन लेगा और अंदर लिस्ट लेगा और क्या करेगा, फिल्टर कर देगा इस फंक्शन के बेस पे इस एक्सप्रेशन में जो लिखा है वो किस किस वैल्यू के लिए होल्ड हो रहा है इस डेटा से। यहाँ से डेटा उठाएगा, ये एक्सप्रेशन सबके लिए चलाएगा, ये एक्सप्रेशन जिसके लिए ट्रू हो वो फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो इसमें जनरली एक एक फिल्टर वाली कंडीशन होती है। फिल्टर मतलब जैसे वेयर स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है, क्वेरी स्टेटमेंट होती है, जो हम अभी तक वेयर और क्वेरी देखते थे कि मैंने वैसे लोग निकालने हैं जिनकी एज 25 से ज्यादा है, तो मेरे डेटा में हर तरह की एज पड़ी हुई है, तो वो एक एक वैल्यू उठाएगा, इवेल्युएट करेगा, 25 से ज्यादा है, ओके है तो फिल्टर कर दो, नहीं तो रहने दो। मैं आप क्या करता था, हर एक वैल्यू उठाता था, ठीक है, और बताता था ये ट्रू फॉल्स मिला या नहीं मिला, ठीक है। अब ये डेटा है, अब यहीं पे मैं मैप लगाता हूँ पहले, ठीक है, और अंदर एक्सप्रेशन क्या लिखा मैंने, लैम्डा फंक्शन क्या मेरा, ये फंक्शन और लिस्ट सेम सिंटैक्स है, फंक्शन मेरा ये है, अंदर मेरा डेटा है। तो फंक्शन मेरा क्या है, एक एक्स आएगा, एक्स का मॉडुलस देखो, अगर वो 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाए, मैप के पास पहुंच जाए। तो क्या है इसका मतलब, क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में, बताओ देख के। इवन वैल्यूज निकाल रहे हैं। इवन वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। इवन वैल्यू फिल्टर नहीं हो रही, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो मैप क्या दे देगा, उसको क्या बोल देगा, ट्रू, एल्स फॉल्स, ठीक है। तो मैप हर वैल्यू के लिए चलेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ ये रिजल्ट क्या आएगा। पहली वैल्यू क्या उठी, 1, 1 का मॉडुलस जो है करके रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो 1 के लिए फॉल्स। दूसरा भी 5, उसके लिए भी फॉल्स। तीसरा 4, उसके लिए ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये देखो, अब इसको देखा, ठीक है, ये देखो आ गया। तो मैप हर वैल्यू के लिए चला और उसने बताया कि अंदर हमने एक्सप्रेशन कुछ लिखा तो नहीं था ना, क्या करना है। तो ये क्या चीज है, ये क्या बताता है कि कोई चीज सही चली या नहीं चली, मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो दिस इज अ बूलियन काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसका आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स की सेंस में, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया। पिछले केस में तो हमने बोल दिया था आई का स्क्वायर कर दो, इस केस में हमने क्या बोला कि डिवाइड करो, ठीक है, और चेक करो कि वो 0 है या नहीं। तो चेक करने पे क्या आंसर आता है, बूलियन, या ट्रू या फॉल्स, यही होता है। यस सर। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूं खाली, x डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या देगा, ट्रू या फॉल्स की सेंस में, राइट। मैंने x बनाया, जैसे ये देखो x इक्वल टू, और नीचे लिख दिया x का मॉडुलस 2 के बराबर है या नहीं, तो आंसर देखो नीचे क्या आया, फॉल्स, राइट। यही चीज चल रही है। तो जब भी इवैल्यूएशन वाली कोई चीज हो, चेक करना हो, तो आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यही चीज हमने अंदर डाल दी है। तो उस मैप हर चीज के लिए चला। अब मैंने मैप की जगह क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, ठीक है। फिल्टर क्या करेगा, उनमें से फिल्टर कर देगा जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो जहां जहां इवन मिलेगा वो वाली चीजें फिल्टर करके बाहर ले आए, ठीक है। तो 5 नंबर है इवन, उसमें से 5 ऑड है, जो इवन वाले हैं हर वैल्यू उसके पास गई, ठीक है, चेक हुई। अगर अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो वैल्यू फिल्टर के पास पहुंच गई, एल्स अगली वैल्यू उठाने चला गया। यही यही 4 नंबर थे उसमें इवन, 4 6 8 12, बाकी सारे ऑड है, राइट। क्लियर, कोई डाउट। यही सर यहाँ कंडीशन में इफ स्टेटमेंट भी आ सकती है ना? ये इफ ही है,
ये ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट है। ऑलरेडी है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। इफ स्टेटमेंट हम जनरली लिखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में या लूप्स में। यहाँ पे तो इफ लगा ही है, ये एक ही तो है, इफ एक्स मॉडुलस 2 तो ये कर दो, एल्स वो कर दो, तो वो वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फिल्टर चलता ही उसके लिए। अगर इफ दिस इज ट्रू देन गिव मी द रिजल्ट, एल्स इग्नोर। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर डेटा फ्रेम पे चलाना है, अभी तक हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही वो बना के चला रहे थे, एक सिंगल लिस्ट बना के। अब मुझे डेटा फ्रेम के किसी कॉलम पे चलाना है। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम पड़ा है, दिस इज मोर ऑफ रियल वर्ल्ड यूज। ठीक है, एक डेटा फ्रेम पड़ा है, उसमें क्या है, नाम है, प्रीवियस सैलरी क्या थी, और इंक्रीमेंट के बाद न्यू सैलरी क्या होगी। राइट, 3 कॉलम पड़े हैं, नेम, प्रीवियस सैलरी, न्यू सैलरी। अब मैं कह रहा हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके, ना कि लूप या कोई सीधा जो भी हमारे पास तरीके थे अभी तक जो हमने देखे, हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके क्या बनाना है, एक नया कॉलम बनाना है। ठीक है, एक नया कॉलम बनाना है फ्लैग के नाम से, जिसमें क्या है, प्रीवियस सैलरी को 2 हिस्सों में बांट दो, हाई ब्रैकेट या लो ब्रैकेट। अगर 70 से ऊपर था तो यू वर इन हाई ब्रैकेट, अगर 70 से नीचे हो तो यू वर इन लो ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर, ये काम करना है हमें। तो डीएफ के अंदर एक फ्लैग कॉलम बने, कैसे बने, आउटपुट पहले लिखते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है राइट, पहले आउटपुट लिखते हैं, हाई ब्रैकेट आ जाए इफ एक्स इज ग्रेटर देन 70, दूसरा आउटपुट क्या हो, एल्स लो ब्रैकेट बोल दो। ठीक है, दिस इज द आउटपुट पार्ट, ये हो गया तुम्हारा सारा आउटपुट वाला पार्ट, ये सारा हो गया आउटपुट वाला पार्ट, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तुम्हारा फॉर वाली स्टेटमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी फॉर वाली स्टेटमेंट आती है कि डेटा कहाँ से उठाना है, फॉर एंड डेटा वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो क्या है, फॉर एक्स इन, एक्स या आई ले लो, तो भी आई बोल लो, फॉर आई इन डीएफ प्रीवियस सैलरी। तो प्रीवियस सैलरी कॉलम से जितनी भी वैल्यू है एक एक करके उठाओ, फॉर को दो। ठीक है, फॉर उसको देखेगा वो 70 से ज्यादा है या नहीं। ठीक है, होगी तो उसको क्या बोल देगा, हाई ब्रैकेट, एल्स लो ब्रैकेट, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लॉक, आई लॉक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने डीएफ देखा, उसमें एक नया कॉलम बन गया होगा फ्लैग नाम से, ये देखो कंसोल देखो, तो फ्लैग नाम से बन गया 70 से ऊपर तो हाई ब्रैकेट प्रीवियस सैलरी, और ये 65 और 64 जो है वो 70 से नीचे थी, दोनों लो ब्रैकेट। क्लियर, कोई डाउट, बताओ जल्दी। बोलो क्या कर रहे हो। ठीक है सर, नहीं सर, नो डाउट, हाँ सही है, आगे समझ। हाँ, सेम ही सिंटैक्स है जो पहले लिखा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, पहले आउटपुट लिखोगे क्या चाहिए, फिर कहाँ से चाहिए, उसके अंदर फॉर लूप, तो एक एक करके वैल्यू उठाओ और आउटपुट देते जाओ इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ उसी डेटा में एक और नया कॉलम बनाओ फ्लैग 2, उसमें क्या आप चेक करना है, अब सिनेरियो क्या आ गया, अगर पहले प्रीवियस सैलरी, ठीक है, तुम्हारी एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, न्यू सैलरी अगर पुरानी सैलरी से ज्यादा है, न्यू सैलरी हाइक होने के बाद अगर पुरानी सैलरी, हो सकता है सेम ही रही हो राइट, अगर, और हो सकता है कि हमने यहाँ पे वो, ये इमेजिनरी है राइट, हो सकता है नया तुम्हारा डिमोशन हो गया हो। ठीक है, तो तुम्हारी सैलरी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर नई सैलरी, ठीक है, पुरानी सैलरी से ज्यादा है तो क्या बोल दो, इस बार इसमें क्या लिख दिया,
एक्स एंड वाई दो चीजें ले ली, पिछली बार एक ही चीज ली थी आई, ठीक है, इस बार दो चीजें उठानी है, दो चीजें उठानी है ना दो कॉलम से, पिछली बार तो एक ही कॉलम था, प्रीवियस सैलरी से एक एक नंबर उठाओ और चेक करो 70 से पार या नीचे, इस बार दो उठानी है, एक्स और वाई, एक्स आए तुम्हारे पास न्यू सैलरी से और वाई आए तुम्हारे पास प्रीवियस सैलरी से, दोनों आपस में कंपेयर हो, दिस ग्रेटर देन दिस अगर है तो बोलो सैलरी इंक्रीज हो गई है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोल दो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। यहाँ पिछली बार क्या था, फॉर में एक ही वैल्यू थी, इस बार फॉर में दो चीजें यूज होंगी, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पिछली बार एक ही चीज यूज हुई क्योंकि एक ही कॉलम था, इस बार दो चीजें यूज होंगी क्योंकि दो कॉलम यूज होने हैं, फॉर एक्स कॉमा वाई, दो दो उठेंगी ना, एक उधर से एक उधर से, चेक करेंगे एक बंदे के लिए दो चीजें आएंगी, राइट, तो फॉर में क्या गया, एक पेयर गया, ठीक है, तो फॉर एक्स कॉमा वाई इन दो कॉलम, अब दो कॉलम को लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या होता है, जिप से हम क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं दो कॉलम, ये दोनों इकट्ठे वैल्यू उठाएं, जिप डीएफ न्यू सैलरी कॉमा डीएफ प्रीवियस सैलरी, तो ये मेरा डेटा हो गया, ये मेरा डेटा हो गया, जो पिछली बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया था डीएफ ये, तो फॉर तो आज तक एक ही कॉलम पे चलता आया, राइट, हमने यही देखा ना, फॉर आई इन एक सिंगल लिस्ट, फॉर आई इन दिस डेटा का एक कॉलम, ठीक है, यहाँ पे दो उठाने हैं, तो हमने फॉर में भी दो चीजें लिख दी, दो चीजें उठे, कहाँ से उठे, उनको इकट्ठा कर दिया कि ये दोनों से इकट्ठे पैरेलली उठे, एक उधर से एक उधर से, तो उसको जिप में लिखना होता है, ठीक है। तो न्यू सैलरी से एक वैल्यू उठी, प्रीवियस सैलरी से एक वैल्यू उठी, उसको कंपेयर किया, क्या न्यू सैलरी ग्रेटर देन है प्रीवियस से, अगर ऐसा है तो ये जो नया कॉलम है फ्लैग 2 इसमें इंक्रीज लिख दो, एल्स डिक्रीज लिख दो, सेम ऊपर वाला सिंटेक्स है, ये एक वेरिएबल से करा है, ये दो वेरिएबल से करा है, ठीक है, उसमें एक ही कॉलम एट अ टाइम यूज हुआ है, इसमें दो यूज हुए, ठीक है, इसमें भी एक नया कॉलम बन गया होगा फ्लैग 2 के नाम से, ये देखो, अगर न्यू सैलरी प्रीवियस से ज्यादा है तो इंक्रीज, न्यू सैलरी 75, प्रीवियस सैलरी थी 71, इंक्रीज, न्यू सैलरी 80, प्रीवियस 65, इंक्रीज, न्यू सैलरी 61 कम है पुरानी से, डिक्रीज, न्यू सैलरी 89 पहले 90 थी, डिक्रीज, समझा पूरा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो दीज आर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक ही लाइन में तुमने आउटपुट भी लिख दिया, इफ स्टेटमेंट भी लिख दिया, फॉर वाली स्टेटमेंट भी लिख दिया, देख रहे हो, आउटपुट भी एक ही में लिखा है, इफ भी एक में ही लिखा है, फॉर भी एक में लिखा है, तो सारा काम एक में ही है, सिंटैक्स सिंपल है उसका, पहले आउटपुट बता दो क्या चाहिए और फिर उठाना कहाँ से, वो वाली फॉर वाली स्टेटमेंट। सर सपोज दैट प्रीवियस सैलरी न्यू सैलरी सेम रहे तो किसी एक का सेम रहे तो सर सेम करके देख लेते हैं क्या करता है, मुझे ध्यान में नहीं क्या होगा, सर वो कंडीशन नहीं दी ना हमने, एक्स ग्रेटर देन वाई पे वो देगा, और एल्स पे सेम रहे और कुछ भी रहे तो डिक्रीज देगा, तो डिक्रीज दिया उसने। सर इसमें बीच में एलएफ भी आ सकता है क्या, इफ एल्स के बीच में? हाँ तीन बना सकते हो, तीन तीन उठा लेना बस, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा, इंक्रीज इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, तब इंक्रीज हो जाए, एल इफ एक्स, उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी वो लिखना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन वाई लेस देन जेड, ऐसे करके कुछ, ठीक है, एल्स डिक्रीज, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई इंक्रीज, इफ एक्स इक्वल एल इफ एक्स डबल इक्वल टू वाई देन सेम एल्स डिक्रीज, ठीक है, और यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे दो ही वैल्यू आएंगी, यहाँ पे दो ही आएंगी, ठीक है। तो साहिल जी ये एक्स एंड वाई कैसे कंसीडर कर रहा है, तो हमने एक्स एंड वाई मतलब डिफाइन है, किए, एक्स का मतलब है एक वैल्यू, आई का मतलब क्या था, यहाँ पे प्रीवियस सैलरी की पहली वैल्यू उठा लो, एक्स का मतलब क्या है, एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई कुछ नहीं है, आई और वही है, आई मान लो और आई और एक्स मान लो, ठीक है, तो आई क्या है, न्यू सैलरी से एक वैल्यू उठाओ, एक्स क्या है, यहाँ से एक वैल्यू उठाओ, वो एक पेयर बन गया,
पहले बंदे के लिए उसकी पुरानी सैलरी और नई सैलरी का एक पेयर, उसको कंपेयर किया, अगर वो है तो इंक्रीज, अगर नहीं है तो डिक्रीज। बताओ। ठीक है, अब क्लियर हो गया। मैं लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बट डायरेक्टली नहीं, जो आज तक हम करते आए हैं। ठीक है, मेरे पास दो लिस्ट पड़ी हैं। ठीक है, दो लिस्ट पड़ी हैं। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अब मुझे यहाँ क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनाने हैं, मैं क्या चाहता हूँ आउटपुट कैसा दिखे, ऐसे ऐसे टपल्स बन जाए, लिस्ट बने, लिस्ट के अंदर टपल्स बन जाए इस टाइप के। उधर से पहला एलिमेंट उठे, इधर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ए उठा उधर से, ए और सी, ये एक पेयर बना टपल का। ठीक है, दूसरा कितने, उधर दो हैं उधर दो हैं, 4 पेयर बनेंगे। दूसरा उधर से ए फिर से आया और इधर दूसरा एलिमेंट था डी। ठीक है, तीसरा पेयर बने बी सी बी। एक सेकंड, हेलो हेलो, यस यस स्पीकिंग। Okay. Can we connect in an hour's time? I'm saying, can we connect in 1 hour's time? I was in the middle of something. Yeah, sure. Okay. Sure. ठीक है, ये चाहिए मुझे। तो मैं कह रहा हूँ इन दो लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है आपस में मल्टीप्लाई होके टपल्स की फॉर्म में आ जाए, राइट। ए सी से मिला ए डी से, बी सी बी डी। ठीक है, ऐसा बनता है। तो ये बनाने के लिए अब क्या करेंगे बताओ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो हमने क्या बोला, आउटपुट क्या हो, ये देखो आउटपुट क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, लिस्ट में ही चाहिए सर। ये लिस्ट क्या या है, ये क्या है, ये टपल है, लेकिन है तो पूरी लिस्ट। वो लिस्ट तो है, वो तो हम सारा सिंटेक्स लिस्ट के अंदर ही लिख रहे हैं, सब लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो वो ऑलरेडी लिस्ट ही है अंदर। हाँ, हमें आउटपुट क्या चाहिए, टपल्स के पेयर चाहिए, राइट। एक्स वाई के पेयर चाहिए। ठीक है, एक्स वाई के पेयर्स चाहिए, कभी एक्स ये है, कभी एक्स ये है, वाई कभी ये है, कभी ये है, एक्स वाई के पेयर्स चाहिए हमें। तो अंदर हमने ये लिख दिया, ये देखो आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा, एक टपल आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। और आगे कहाँ से आएगा, फॉर से आएगा। फॉर से भी कैसे आएगा, साइमल्टेनियसली आएगा। तो फॉर एक्स इन L1 यहाँ से उठाओ, और फॉर वाई इन L2 यहाँ से उठाओ, और उसको आपस में क्या कर दो, x, y कर दो, दैट्स इट। बन गए वही 4 पेयर, ए सी ए डी बी सी बी डी। क्लियर, एक एक करके वहां से उठाते गए। फॉर सबके लिए चलता है, ऑल वैल्यूज ऑफ L1। ठीक है, वैसे ही x जो है वो ऑल वैल्यूज ऑफ L1 के लिए चल रहा है, y भी ऑल वैल्यूज ऑफ L2 के लिए चल रहा है। और हमने आउटपुट में क्या लिखा है, जो भी x और y उठ रहे हैं वो आपस में क्या होते जाएं, एक टपल की शेप लेते जाएं, x, y बनते जाएं। हो गया। ठीक है, आउट सिंटेक्स वही सेम हर बार, आउटपुट क्या चाहिए और फॉर लूप में क्या आएगा, यही यहाँ पे हमने किया। आउटपुट क्या चाहिए, फॉर लूप कैसे दिखेगी। ठीक है, तो दीज आर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये करने के हमारे पास ऑल्टरनेट तरीके भी हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने इंक्रीज डिक्रीज ये सब बनाया, वो हम और भी तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, लॉग आई लॉग से करते आए हैं आप अभी तक हम। ठीक है, इवन नंबर फिगर आउट करना है और एक लिस्ट में से, इसको करने के लिए भी हमारे पास पता था हम कैसे सिंटेक्स लिख सकते हैं। तो दीज आर ऑल्टरनेट वेज टू डू द सेम थिंग्स
राइट। तो हमने ये थे हमारे पेंडिंग बचे हुए टॉपिक, लैम्डा, मैप, फिल्टर, ये आपस में 3 यूज होते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। So this was the entire thing that we wanted to cover। 2 टास्क है तुम्हारे लिए, ये तुम मुझे बताओगे कल या अगले वीक। टास्क 1 है हाउ टू अपेंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अबव टू लिस्ट टू क्रिएट एन आउटपुट लाइक दिस। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये लिख लो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरे पास जो 2 लिस्ट हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही मल्टीप्लाई हो, ए सी एक पेयर बने और बी डी एक पेयर बने, राइट, ना कि सारे सबके लिए। तो उसके लिए ये लूप कैसे लिखेंगे ये तुम बताओगे, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करने, ए सी बी डी ये पेयर बनना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ क्या चेंज होगा, यहाँ तो सेम ही आएगा, एक्स और वाई एक कपल का पेयर बने, बट कैसे ये तुम बताओगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टास्क है सर जिप करके तो नहीं लिखेंगे? वो तुम बस सोचो, चला के मुझे बताओ, ठीक है। हिंट इसी में है, जो भी हमने चीजें करी हैं इन्हीं चीजों को यूज करके होगा, ठीक है। फाइंड मैचिंग नंबर्स इन द लिस्ट। अब मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट दूसरी लिस्ट, मैं कह रहा हूँ इसमें जो नंबर्स मैच कर रहे हैं वो दे दो, ठीक है। इसमें क्या है 51 24 32 41, इसमें है 42 32 41 50। तो 41 दोनों लिस्ट में आ रहा है, 32 दोनों लिस्ट में आ रहा है, राइट। तो ऐसे कॉमन नंबर जो लिस्ट 1 में भी हैं, लिस्ट 2 में भी हैं, ऐसे नंबर उठा दो। तो वो 2 ही नंबर है 32 और 41, ये मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। तो ये 2 काम है तुम्हारे जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करने हैं तुम्हें दोनों। क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन में? ठीक है, सही है, बताओ जल्दी। यस सर। बाकी लोग ठीक है सर। ठीक है, तो ये 2 काम हो जाने चाहिए। ये दो बना लिए तो फिर तुम्हें क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा कैसे लिखना है। तो ये मैं कोड भेज दूंगा, तो ट्राई कर सकते हो चला के। तो यही था अपना पाइथन का सारा। असाइनमेंट सभी पेंडिंग है, दूसरी असाइनमेंट आई नहीं है अभी, 2-4 लोगों की आई है, और तीसरी असाइनमेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो नहीं आती। तो वो मैं भेज दूंगा, जैसे तुम सेकंड असाइनमेंट आ जाएगी सबकी तो थर्ड असाइनमेंट भेज दूंगा, वो करो। और अब हम चलते हैं स्टैट्स की दुनिया में, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट फेज पाइथन। अब शुरू होता है हमारा स्टैट्स। कितने लोगों को स्टैट्स के बारे में पता है, क्या होता है स्टैट्स? कितने लोग हैं इस ग्रुप में? थोड़ा बहुत पता है। और सर कॉलेज में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था। और
क्या होता है स्टैट्स, क्या होता है जिनको भी पता है व्हाट इज स्टैट्स, क्या करते हैं हम स्टैट्स? काइंड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस होता है बहुत सारे डेटा सेट्स के ऊपर, जिससे हम कुछ मतलब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कुछ इन्फर कर सकते हैं। ओके मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्डाइजेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब निकाल। ये निकालने का मतलब क्या है? ये निकाल के क्या पता चला? अरे ऑपरेशंस होंगे मतलब टेबल में की मिडल वैल्यू क्या हुई, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कौन बार बार कितनी बार आ रहा है। हाँ तो ये सब ऑपरेशन करने को स्टैट्स बोल देंगे। साहिल जी क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में क्या फर्क है? मैथमेटिक्स जो है कैलकुलेशन दिखाता है, और स्टैटिस्टिक्स जो है हमें एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है। दोबारा बोलना, मैथ्स क्या होता है? मैथ्स हमें कैलकुलेशन दिखाता है और स्टैटिस्टिक्स हमें एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है कि वैल्यूज किस तरफ हमें मिल रही हैं। फैक्ट्स बताता है। कैलकुलेशन तो स्टैट्स में भी है। सर इसमें डेटा का होता है डाटा का हाँ इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं हम, जो न्यूमेरिक फॉर्म में है उसको हम स्टैट्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल है मेरे पास। देयर इज नो टर्म लाइक डेटा इन मैथमेटिक्स, राइट? मैथमेटिक्स इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग अ गिवन प्रॉब्लम, बट यहाँ पे क्या है, वी हैव डेटा इन हैंड, वी हैव collected some piece of information and we want to find out insights out of that। उस insight से क्या पता चल रहा है, ये कहानी सोचना, उस कहानी के बेस पे क्या इन्फर कर सकते हैं ये देखना, उसके बेस पे क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है ये देखना, उसके बेस पे क्या प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ये देखना। दिस इज स्टैट, ठीक है? मैथ्स में ये सारी चीजें नहीं होती। मैथ्स में देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, देयर इज no data at all, ठीक है? So math is not about data, math is more about solving a numerical problem, ठीक है? But here you collect data, you analyze data, you clean that data, you understand the the story behind the data, और उसके बेस पे हम कुछ operations लगा के we try to find out a meaningful insight out of data। तो ये difference है stats और math। तो stats जो है it deals with a piece of collected data, but maths there is no collection of data, ठीक है? Okay, कौन finish कर रहा है? Stats, states नहीं sir, stats is an application of math, okay? ठीक है, अब स्टैट्स में हमें पता चल गया व्हाट स्टैट्स इज। तो बेसिकली स्टैट्स तीन तरीके में डिवाइडेड है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मतलब यू नीड टू डिस्क्राइब द डेटा इन सम वे, ठीक है? डिस्क्राइब द डेटा मतलब जो भी तुम्हारे पास डेटा पड़ा है वो क्या बता रहा है, राइट? दैट इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन क्या है? इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दैट, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल।
इन्फ्रेंशियल क्या है? अब इन्फ्रेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? सर जहाँ से इनसाइट्स निकल सकती हैं कोई। यहाँ से इनसाइट्स निकल सकती हैं, ओके, बट एग्जैक्टली इन्फर हम कहाँ टर्म यूज करते हैं? कंक्लूजन सर। कंक्लूजन, राइट, काइंड ऑफ कुछ देख के कुछ बताया हमने, राइट, कि यहाँ से ये पता चल रहा है, राइट, बादल आ गए हैं तो आई एम इन्फरिंग की बारिश होगी, राइट, दैट इज इन्फ्रेंस, राइट। कुछ और एक्सपेरिमेंट करके कुछ और आउटकम दिखाना, दैट इज इन्फ्रेंस, ठीक है। कि मैं हाइपोथेसिस के टाइप पे, हाइपोथेसिस टाइप से, राइट। इन्फ्रेंस इज नॉट एग्जैक्ट पीस ऑफ डेटा पे काम करके पूरा पूरा इंसाइट निकालना। डिस्क्रिप्टिव भी कंक्लूजन ही है। डिस्क्राइब किया कि तुमने मेरे डेटा में एवरेज एज है 22, ठीक है, तो तुमने डिस्क्राइब कर दिया कि मेरा डेटा यंग पॉपुलेशन है, तो ये भी तो इन्फर ही हुआ एक तरीके से, राइट। तो फिर डिस्क्रिप्टिव और इन्फर में क्या फर्क हुआ? डिस्क्रिप्टिव और इन्फर में क्या फर्क हुआ इन्फ्रेंशियल में? डिस्क्रिप्टिव में मैं जो भी मेरे पास डेटा है मैंने उसको समझा पूरे को और उसके बेस पर बताया कि इस डेटा में से ये पता चल रहा है एवरेज एज इज 22, आई एम सेइंग दिस डेटा बिलोंग्स टू यंग कस्टमर्स, ठीक है। सॉरी, बट इन्फ्रेंशियल में क्या है, हम इन्फर करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ पीस ऑफ इन्फर पे काम करके ग्लोबल पिक्चर दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 लोगों का सर्वे किया, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम ने बोला कि बीजेपी विल विन, तो मैंने इन्फर कर दिया कि इस साल के इलेक्शन में बीजेपी विल बी इन द पावर इन द सेंटर, ठीक है। दिस इंटरप्रेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा करना, राइट। इसमें मैंने पूरा डेटा यूज नहीं करा, ठीक है, मैंने सिर्फ 30,000 लोगों का डेटा यूज करा है और उससे कंक्लूड कर दिया कि इंडिया में ये होने वाला है, ठीक है, दैट इज इन्फर, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फर एंड तो ये मतलब है इन्फर का कि एक चीज से दूसरी चीज देखी गई है, एक चीज से दूसरी चीज का कंक्लूजन निकाला गया, राइट, नॉट ऑफ द एग्जैक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उनका डेटा देखा हमने और बोला कि ये पता चल रहा है, उस डेटा के बारे में ये पता चल रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि 30,000 लोगों ने ये बोला है, हमने बोला इंडिया में गवर्नमेंट ये आने वाली है, राइट। So we inferred something, we concluded from one experiment, we concluded another outcome, right, ठीक है। और तीसरा पार्ट है प्रेडिक्टिव स्टैट्स। प्रेडिक्टिव स्टैट्स में क्या होता है? Useful answer is a result and outcome of information. Useful information answer is a result and outcome of नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इन्फ्रेंशियल से भी तो यूजफुल इंफॉर्मेशन ही है। Inference is result and outcome of information. No, it's not exactly the same. You are on the मतलब similar lines, but ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका आउटकम ये है। आउटकम जो डिस्क्रिप्टिव से निकला वो भी आउटकम है। जब मैंने बोला कि एवरेज एज मेरी 22 है तो दैट्स एन आल्सो एन आउटकम, राइट, दैट्स आल्सो एन रिजल्ट। तो फिर तुम्हारा उस केस में इन्फर और डिस्क्रिप्टिव सेम हो गया, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट किसी किसी केस में वैलिड है, ठीक है, नॉट इन एवरी केस। तो डिस्क्रिप्टिव वही है जहाँ पे मेरे पास पीस ऑफ डेटा को एनालाइज करके उसी पीस ऑफ डेटा के बारे में बात करे, राइट, प्रेडिक्ट करते हैं जो ट्रेंड्स और बिहेवियर पैटर्न्स, ऐसा ना। सर डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव में उसी डेटा के बारे में तुमने बताया कि इस डेटा से ये पता चल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इन्फ्रेंशियल से इस डेटा से कुछ पता चला, उससे मैंने एक और कंक्लूजन निकाला, ठीक है, दैट इज इन्फर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इज 1 to 1 और इन्फ्रेंशियल इज 1 to many आउटकम, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। प्रेडिक्टिव क्या हुआ? अब जहाँ पे हमने कुछ प्रेडिक्ट करना है, वी
you predicted something out of the data, right? मैंने डेटा देखा, मैंने समझा, उससे मैंने प्रेडिक्ट किया कि आगे ये होने वाला है, फ्यूचर में ये होने वाला है, अगले 1 साल बाद मेरी सेल्स इतनी होगी. दिस इज प्रेडिक्टिव स्टैट, राइट? पुरानी सेल्स देखी और हिस्टोरिक सेल्स बता दी, सॉरी फ्यूचर सेल्स बता दी हिस्टोरिक सेल देखते हुए. दिस इज प्रेडिक्टिव स्टैट. तो मशीन लर्निंग जो हम करेंगे दैट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिव इन नेचर. ठीक है, दैट इज प्रेडिक्टिव स्टैट. एक और होता है प्रिस्क्रिप्टिव. ये यूज नहीं होता, ये प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव सेम ही है. प्रिस्क्रिप्टिव मतलब अब तुमने प्रेडिक्ट कर लिया कुछ कि ये होगा, उसको होने या ना होने के लिए हम क्या प्रिस्क्राइब करें. वहां पे उस रिजल्ट को जो तुमने प्रेडिक्ट किया मेरी सेल्स कम हो जाएगी 1 साल बाद, तो प्रिस्क्राइब में तुम मेजर्स क्या लेते हो, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव. कि अब सेल्स कम हो जाएगी तो तुम क्या करो, कैंपेन बढ़ा दो, सेल्स कस्टमर ज़्यादा एक्वायर करने शुरू कर दो. ठीक है, तो दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव. तुमने उसमें एक एडिशनल वो भी दे दिया है, सजेशन दे दिया कि अब क्या करें. ठीक है, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव. तो प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव सेम ही है. प्रेडिक्ट किया तो ऑब्वियसली हमें पता होगा बैक ऑफ द माइंड की क्या करना है. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव एक ही बात है. तो सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट. डिस्क्रिप्टिव स्टैट में क्या आता है, ये फंडामेंटल्स हर जगह यूज होंगे, तो ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या स्टैट्स में है, कौन सी चीज किसके अंडर फॉल करती है. ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में सबसे पहले आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, मीन मीडियन मोड. जो अभी तक हम बचपन में हमारे लिए स्टैट्स यही थी, मीन मीडियन मोड, ये स्टैट्स है. तो ये 3 चीजें क्या होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि हाउ सेंट्रली माय डेटा इज लाइंग, मतलब व्हाट इज द क्रक्स ऑफ माय डेटा, व्हाट इज द कोर ऑफ माय डेटा. मैं एक वर्ड में डेटा को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, राइट? मीन क्या, एवरेज एक तरीके से, राइट? एवरेज स्टैट्स का टर्म नहीं है, तो एवरेज जनरल लैंग्वेज टर्म है. तो मैथ्स में हम स्टैट्स में हम मीन यूज करेंगे एज अ टर्म फॉर एवरेज. ठीक है, मीडियन एंड मोड. तो मीन क्या है, एवरेज. तो एवरेज मुझे क्या बताएगा, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है. एवरेज मुझे क्या बताएगा कि मेरा डेटा एक वर्ड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एवरेज मेरी आई 35, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मिड एज ग्रुप वाले कस्टमर्स है इस डेटा में, राइट? दैट्स एन एवरेज. मीडियन क्या बताता है, क्या होता है मीडियन? सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू. उससे क्या पता चलता है? हमारी सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं. हाँ, तो क्या मतलब हुआ उसका, सेंटर वैल्यू हमें पता लग गई, सेंटर वैल्यू है 30. इससे क्या पता चला हमें? मतलब टोटल 61 वैल्यूज होंगी. कैटेगरी का कॉलम है, डेटा है. दोबारा बोल लो, क्या बोल रहे? इस कैटेगरी का कॉलम है, जैसे एवरेज निकाल के कुछ पता लगेगा तो. हाँ, एज का मीडियन आ गया 30. ठीक है, और एवरेज आया है उसका 40. ठीक है, एक कॉलम है एज जिसमें 20 लोग हैं, 20 लोगों की एवरेज एज आई है 40 और मीडियन आया है 30. तो क्या पता चला इससे? सर मैक्सिमम लोग हैं वो 30 वाले हैं, बट कुछ बंदे हैं जो जिनकी एज ज्यादा है. मतलब 30 मिडिल एज है, मतलब 30 से कम भी लोग हैं, 30 से ज्यादा भी लोग हैं, लेकिन मिडिल एज 30 ही है. सर इसमें इससे ये पता चलेगा कि मीन अगर 40 है तो हमारे पास उसमें है ना ओल्ड एज वाले लोग भी हैं, जिसकी वजह से मीन उधर शिफ्ट हो गया है. बट मोस्टली लोग इसमें 30 मिड एज ग्रुप के ही है. राइट. एवरेज जो है वो हमेशा बायस होता है. ठीक है, एवरेज कैन बी बायस. मेरे एक सब्जेक्ट में 2 नंबर आए, दूसरे में भी 2 आए, तीसरे में मेरे 70 आ गए 100 में से. ठीक है, तो मेरी एवरेज क्या आ जाएगी, मेरी एवरेज ऊपर को चलेगी. मेरी एवरेज 25 आ गई, बट मैं 2 में तो फेल था, 2 में तो ऑलमोस्ट मेरे 0 नंबर थे, तो मैं 25 तो नहीं ले रहा हर एग्जाम में.
राइट। तो एक बड़े नंबर के आने से एवरेज तुम्हारी ऊपर चलेगी, ठीक है। मेरे सारे कस्टमर क्या है, मेरे पास 4 लोग हैं, 3 लोग उसमें से क्या है 20-22 इतनी एज ग्रुप वाले हैं, एक बंदा है उसकी एज है 70, तो एवरेज एज क्या आ जाएगी अब तुम्हारी से 45, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे मेजोरिटी ऑफ कस्टमर 45 के मिड एज ग्रुप वाले हो, नहीं, मेरे पास तो यहाँ तो यंग कस्टमर है, यहाँ देयर आर सम वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम हाई एज, ठीक है। तो 45 तो सेंस ही नहीं बनाया, मैंने बोल दिया एवरेज एज 45 है मेरे कस्टमर बेस की, बट इस रेंज में तो कोई भी बंदा नहीं है, राइट। तो मतलब एवरेज हमेशा क्या होगा, हमेशा तो मतलब बाय बायस हो सकता है, राइट। इट कैन बी बायस if there are outliers in data, outlier मतलब if there are odd one outs in the data, अगर majority of customer young age के हैं और बीच में एक दो high age के आगे, तो एवरेज क्या हो जाएगी, स्क्यू हो जाएगी उसकी तरफ, राइट। छोटे शिफ्ट कर नंबर जाएगी। डाल दोगे तो बड़े नंबर की तरफ एवरेज शिफ्ट हो जाएगी। वैसे सारे लोग 60-70 वाले हैं, बीच में 2 लोग आगे 10 और 15 वाले, तो एवरेज नीचे को गिर जाएगी, एवरेज आ गई 50। तो मेरे पास तो 70 के आसपास के लोग थे, 50 के आसपास तो है ही नहीं कोई नंबर, या तो छोटे हैं या बड़े हैं, बट एवरेज नीचे करेगी क्योंकि छोटे वाले नंबर तुमने डाल दिए बीच में, तो एवरेज इज ऑलवेज स्क्यूड। बट इन केस ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है, सेंटर वैल्यू है। मीडियन जो है वो आउटलायर्स को इग्नोर कर देता है, राइट। आउटलायर्स कहाँ होंगे, एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक है। या तो सबसे बड़ी वैल्यूज आउटलायर बोलेंगे, ऑड वन आउट, या सबसे छोटी वैल्यू ऑड वन आउट होगी, यही होगा, राइट। देखो यही होगा, ऑड वन आउट किसको बोलेंगे, जो बाकियों से मैच नहीं खा रहा, ठीक है। या तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा या बहुत छोटा नंबर होगा, इसीलिए वो बाकियों से मैच नहीं खा रहा। मेरे पास सारे छोटे नंबर है, ठीक है, एक बड़ा नंबर आ गया, तो इस केस में बड़ा नंबर आउट, ऑड वन आउट है। मेरे पास सारे बड़े नंबर है या मिड एज वाले नंबर है, बीच में एक्सट्रीम छोटे नंबर आ गए, तो वो मेरे लिए वो ऑड वन आउट है। तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि किसको ऑड वन आउट बोलेंगे। तो ऑड वन जो है, मीडियन कैसे निकलता है, सेंटर ऑफ सीरीज, कि मैं अरेंज कर दूं छोटे से लेके बड़े के ऑर्डर में और सेंटर देखूं कि मिडल वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। कि मेरे पास 10 नंबर है तो पांचवा और छठा नंबर क्या दिख रहा है मुझे, मेरे पास 9 नंबर है तो पांचवा नंबर क्या है, तो सेंटर क्या है, सेंटर कभी भी तुम्हारा बायस नहीं होगा, राइट। आउटलायर कहाँ होंगे, एक्सट्रीम एंड पे। किसी को आउटलायर तभी बोलेंगे, मैं तुम्हें आउटलायर तब बोलूंगा कि तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी, ठीक है, कंपेयर टू मार्केट, तभी मैं बोलूंगा कि भाई तुम तो अलग ही हो, राइट। नॉर्मल रेंज में होगी फिर थोड़ी बोलूंगा। तो तो अगर मैं सॉर्ट कर दूं किसी सीरीज को, तो सेंटर में तो आ नहीं सकती कोई आउटलायर वैल्यू, ठीक है। तो उस सीरीज का जो सेंटर होगा वो करेक्ट पिक्चर बताएगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग किस तरीके के हैं, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद। तो that median will be the correct average for me, right। तो कोई भी ऐसा डेटा जहां पे आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर आउटलायर्स हो सकते हैं या नहीं, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर सारे लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, यंग वाले भी हैं, मिड एज ग्रुप वाले भी हैं, हाई एज ग्रुप वाले भी है, सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है, देन इट इज फाइन। सारे लोग यंग कस्टमर्स हैं, इट इज फाइन। सारे लोग हाई एज ग्रुप के, इट इज फाइन, नो आउटलायर्स, राइट। बट मेजोरिटी जहां पे आ जाती है कि मेजोरिटी ऐसा है और कुछ ऐसा है, तो दैट मीन्स देयर आर ट्रेंड्स इन डेटा, राइट। तो जहां पे ट्रेंड बन जाता है कुछ अलग कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी ये दो चीजें बन रही है, वहां पे एवरेज फेल हो जाता है, वहां पे मीडियन मीडियन हमारा नया एवरेज बन जाता है। गॉट इट। किसी को समझ ना आया हो ये कॉन्सेप्ट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर ये तो फिर सॉर्टेड डेटा के लिए है ना, अगर डेटा सॉर्ट ऑर्डर्ड नहीं है तो उसमें तो सॉर्टेड डेटा होता थोड़ी है, सॉर्ट करोगे सीरीज सॉर्ट होगी और उसके बाद देखा जाएगा। जैसे ये नंबर है, पहले बंदे की एज है 21, दूसरे की 12, फिर 18, फिर 22, ठीक है, फिर 80। सॉर्टेड तो नहीं है, ठीक है, अनऑर्डर्ड है। इसमें क्या है, मेजोरिटी ऑफ कस्टमर क्या है, यंग एज के हैं, ठीक है। एक बंदा आ गया बहुत हाई एज का, विच इज एन ऑड वन आउट, ठीक है। मैंने ये लिस्ट बनाई, इस लिस्ट का एवरेज निकाला, numpy डॉट मीन ऑफ एक्स, एवरेज क्या आया तुम्हारे पास निकल के,
एवरेज क्या निकल के आया 30, ठीक है, एवरेज आया 30, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर 20 या उससे कम के हैं, ठीक है, एवरेज आया 30, मीडियन क्या आया, मीडियन देखो, मीडियन क्या आया 21 के आसपास के ज्यादा लोग हैं, ना कि 30 के आसपास के, राइट, 30 के आसपास तो है ही नहीं कोई बंदा, ठीक है, मेरे पास तो 20 के आसपास के लोग थे, तो मीडियन ने तुम्हें क्या बताया 21, मीडियन कैसे निकला, उसने इस सीरीज को क्या किया, सॉर्ट किया, ये देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है इंटरनली, वो 12, 18, 21, 22, 80, ठीक है, अब जो आउटलायर है वो एक साइड हो गए, या इधर आएंगे आउटलायर लेफ्ट में या राइट में, तो सीरीज का सेंटर क्या है, 5 वैल्यू है, सेंटर क्या है, ये थर्ड, तो 21 इज योर मीडियन, हाँ 21 ही आया मेरा मीडियन फंक्शन यूज करके, क्लियर, यस सर क्लियर हो। तो ये फर्क है मीडियन और मीन में, तो दोनों एवरेज की ही बात करते हैं, बट जो मीडियन है वो करेक्ट एवरेज है, तो तुम्हें हमेशा कभी भी किसी चीज का एवरेज निकालना है स्टैट्स में, मशीन लर्निंग में, तो आई विल यूज मीडियन नॉट मीन, ठीक है, बिकॉज अगर आउटलायर होंगे तो मीडियन उसका ध्यान रख लेगा, नहीं होंगे तो मीडियन और मीन बराबर ही है, ठीक है, बट अगर हुए तो मीन जो है वो खराब हो सकता है, मीडियन कभी भी खराब नहीं होगा, आउटलायर होंगे तो भी मीडियन वही है, आउटलायर नहीं होंगे तो भी मीडियन वही है, ये देखो एग्जांपल, अब तुम्हारा मीन आया 30 और मीडियन आया 21, अब मैंने 80 को क्या कर दिया 8 कर दिया, ठीक है, 80 को क्या कर दिया 8 कर दिया, इसको चलाया, मीन कितना हो गया तुम्हारा, मीन गिर गया, पहले मीन था 30, एक बंदे की एज चेंज करने पे मीन हो गया 16, जबकि मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, अभी भी करेक्ट पिक्चर बता रहा है तुम्हें 18, ठीक है, तो मीडियन जो है अब क्लोज टू रियलिटी है, मेरे पास 18, 22, 21 ये वाले ज्यादा लोग हैं, 18, 22, 21 ये वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो मीडियन जो तुम्हें बता रहा है वो ज्यादा बेटर नंबर है एज कंपेयर टू मीन, क्लियर, ठीक है, मीडियन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, मीडियन 21 से 18 आया नंबर चेंज होने पे, राइट, जबकि मीन क्या हो गया 30 से 16 पे चला गया, मीन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है वैल्यूज चेंज होने पर, मीडियन जो है उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता बाकी सीरीज चेंज होने पे, गॉट इट, समझे कि नहीं, यस सर। ठीक है, तो ये फर्क है, तो हमेशा मीडियन से हमें चलना है, ना कि मीन से, तो मीन मीडियन हो गया, मोड क्या होता है अब, सर जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, इस केस में उसका मोड क्या होगा, सभी मोड है सर, इसमें कोई मोड नहीं है, राइट, नहीं सब कुछ मोड नहीं ले सकते, इसमें सारे मोड है, मोड एक ही या होता नो है मोड है, इसका, हर चीज मोड नहीं होती, मोड एक ही होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू नॉट वैल्यू, ठीक है, तो कोई वैल्यू फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही, तो देयर इज नो एक्चुअल मीन ऑफ, नो एक्चुअल मोड ऑफ दिस, ठीक है, तो सारे इक्वल हैं, ठीक है, तो हर बंदा इक्वल प्रोबेबल है मोड के लिए, बट कोई वैल्यू ओवर पार नहीं कर रही, तो एक्चुअल मोड कुछ नहीं है, ये सारे मिलके ही मोड के बराबर है, मतलब मोड जो है इसी सीरीज के आसपास का नंबर होगा, ठीक है, क्या है क्योंकि नंबर सारे डिफरेंट है, अगर ये नंबर 21 होता तो मोड क्या हो जाता तुम्हारा 21 हो जाता, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 21 है। अब एक एग्जांपल है, दो तीन एग्जांपल है, इसमें बताना कि क्या यूज करेंगे हम, ठीक है, मैं मेरा फुटवेयर का शोरूम है, आई वांट टू अंडरस्टैंड मैं कौन से नंबर के जूते ज्यादा स्टॉक में रखूं, ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड मैं कौन से नंबर के जूते ज्यादा स्टॉक में रखूं, ठीक है, हिस्टोरिक डेटा देखते हुए, तो मीन मीडियन मोड में से मुझे कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखना होगा इस केस, मोड, सर मोड नहीं देख सकते, मोड मोड ही देखना होगा, राइट, सर मोड 9 नंबर के जूते सबसे ज्यादा बिके हैं, तो लिस्ट में क्या दिखेगा 9 सबसे बाहर दिखेगा, तो मोड तुम्हारा 9 हो गया, तो 9 सबसे ज्यादा बिकता है, तो मुझे स्टॉक में वही रखना है जो ज्यादा चीजें बिकती है, राइट, तो मोड इस केस में मैं देख, राइट,
ओके, फिर फॉर एग्जांपल मैं मैं अपनी डेली सेल्स देखना चाहता हूँ, ठीक है, डेली सेल्स देखना चाहता हूँ हिस्टोरिक डेटा से, ठीक है। तो और मैं विंटर्स में ही मेरी सेल्स ज्यादा होती है, ठीक है, विंटर्स में मेरी सेल्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू समर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम सम वूलन गारमेंट्स का मेरा कोई काम है, ठीक है, तो मेरा विंटर सेल इज हायर देन समर सेल, ठीक है, और मेरे पास ईयरली सेल्स अवेलेबल है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड मेरी मंथली सेल्स क्या है, तो विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आई विल सी? मीडियन, मीडियन मीडियन सर, मीडियन। क्यों? समर्स में सेल कम होती है ना, तो सर वो आउटलायर्स हो जाएगा एक तरह का, और वहाँ पे ज्यादा होती है, तो मीडियन ढंग से पिक्चर बता पाएगा। पक्का? मीडियन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न है, तो एक साइड ही मैं चलता हूँ, दूसरी साइड में बहुत कम एग्जिस्टेंस है, देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ सूट, तो समर की सेल जब बीच में जुड़ेगी, ठीक है, तो मेरे एवरेज कम हो जाएगी, ठीक है, बट मैं विंटर में अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, तो मेरा एवरेज जो है वो विंटर को देख के ज्यादा आना चाहिए, ना कि समर वाला स्क्यूनेस को बीच में डाल के। तो मीडियन विल बी द करेक्ट पिक्चर, ना कि मीन, ठीक है। मीन जब भी पैटर्न्स हैं तुम्हारे पास तब वो खराब होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब तुम्हें ये तीन चीजें क्लियर है। अगला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्स किसको बोलते हैं? फैला हुआ है। डिस्पर्स मतलब कितना फैला हुआ, कितना फैला हुआ है। हाउ डिस्पर्स समथिंग इज, हाउ स्कैटर्ड समथिंग इज, ठीक है। How the data is spread. स्प्रेड बताता है, तो इट्स अ मेजर ऑफ स्प्रेड। डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड, इसको स्प्रेड भी बोल सकते हैं, मेजर ऑफ स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड कहाँ से पता चलेगा मेरे डेटा का? मीन, मीडियन, मोड तो मेरा कोर बताते थे कि हाँ मेजॉरिटी ये है, एवरेज ये है, मीडियन ये है, तो पूरे डेटा का क्रक्स बताते थे कि हाँ ये है ओवरऑल। तुम एक नंबर से तुम जज कर रहे थे कि पूरा डेटा कैसा होगा। ये क्या बताते हैं? ये स्प्रेड बताते हैं कितना फैला हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। ये चारों चीजें क्या बताएंगे तुम्हें? मैक्स वैल्यू देख के तुम ये नहीं बता सकते बाकी नंबर क्या होंगे, राइट? बता सकते हो? नहीं बता सकते, राइट? मैक्स बता के ये बता सकते हो कि अच्छा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है ये, ठीक है। मैक्स सैलरी है किसी बंदे की 6 लाख पर मंथ, ठीक है। तो अब इससे मुझे ये नहीं पता कि ये सारे लोग एक्सट्रीम हाई सैलरी वाले हैं या ये एक आउटलायर है, ठीक है। तो ये मुझे मेजर ऑफ स्प्रेड बताएगा कि डेटा बहुत ज्यादा फैला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है। मैक्स मिनिमम सैलरी है 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी मुझे क्या बता रहा है कि दिस डेटा कैन हैव वेरी वेरी लो नंबर्स एज वेल, राइट? तो ये मुझे बाकी डेटा कैसा है ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताते, बट डेटा कितना एक्सट्रीम हो सकता है उसका इंडिकेशन बताते हैं, राइट? कितना फैला और कितना स्कैटर्ड हो सकता है, कितना ऊपर कितने नीचे हो सकता है, उसका एक व्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो मैक्स अगर बहुत बड़ा है तो मेरा डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब उसमें रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। मिनिमम अगर बहुत छोटा है तो मतलब it will be a very distributed data, right? स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही बताते हैं, ऑन एन एवरेज तुम एवरेज से कितनी दूर हो, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और रेंज है मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी 6 लाख, मिनिमम सैलरी 4 लाख 4,000, तो मतलब रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप के लोग होंगे इसके अंदर,
ये मैं इंट्यूशन देख सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मैक्स, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ठीक है। कोई डाउट इसमें? रेंज है मैक्स माइनस मिन, ये मेरी एज है, ठीक है। इसका मिनिमम क्या है 12, मैक्सिमम क्या है 23, रेंज क्या होगी 13 होगी सर। 12 to 23। 23 माइनस 12, 11 इज माई रेंज, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में 11 साल का डिफरेंस है, ये मेरी रेंज है, कितने दूर है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 11 साल का डिफरेंस है एक टीम के अंदर, ठीक है। दिस इज रेंज, गॉट इट। मीन और ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया 3.8, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, और एवरेज क्या मेरी 17.6, ठीक है। अब मेरे पास अलग अलग नंबर है 12, 23, 15, 20, 18, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आई 3.8 और एवरेज है 17.6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे क्या बताता है, ये देखो ठीक है, मेरी एवरेज क्या है 17.6, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे क्या बताता है, अब इसमें अलग अलग तरह के नंबर हैं, 22 भी है, 25 भी है, ठीक है, 20 भी है, 18 भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक डेटा की क्या बताता है कि डेटा कितना, मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदा एवरेज से कितनी दूर है, ठीक है। ये 12 जो है ये 17 से 5 पॉइंट दूर है, ये 20 17 से 3 पॉइंट दूर है, ये 8 पॉइंट दूर है, ये आधा पॉइंट दूर है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं सबको बराबर डिस्टेंस पे रख दूं तो हर बंदा एवरेज से कितना दूर है, तो एवरेज डिफरेंस, ठीक है। अभी क्या है ये देखो, अभी एवरेज से ये 20 यहाँ है, ये एक बंदा 20 यहाँ है, 25 7 किलोमीटर दूर है, 18 बिल्कुल ही पास है और 12 यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे नंबर है, ठीक है, कोई बहुत दूर कोई बहुत पास, कोई इक्वी डिस्टेंस पे। तो मैं कह रहा हूँ अगर सबको बराबर खड़ा करते हैं तो ऑन एन एवरेज सब कितनी दूर है, ठीक है। जो ये बंदा ये थोड़ा पीछे हो जाए, ठीक है, और ये इसको मिल जाए उसकी जगह कि ये 2 किलोमीटर पीछे गया, ये 2 किलोमीटर आगे आ गया, तो अब सारे लोग बराबर खड़े हैं, ठीक है। तो ये सेंटर से 17.7 से कितनी दूर है, कितनी दूर है, जो तुम्हारा क्या निकल के आया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे लोग अगर इनको सेम स्केल पे ले आए तो दे आर 3.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन, क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे बताता है कि एवरेज से इंडिविजुअल पॉइंट्स कितनी दूर हैं, ठीक है, गिविंग एवरीवन द सेम वेटेज, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अब मुझे क्या बताएगा, क्या पता चला यहाँ से, यही डेटा समझ लो, यही पिक्चर दे रखी है किसी ने तुम्हें, इससे बताओ कि वो क्या है, इससे बताओ कि क्या पता चला। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होती 1.1, अब शायद आंसर कर पाओ, क्या फर्क है दोनों में?
मीन से 1.1 डिस्टेंस है सारे डेटा पॉइंट्स का। सर ये सर मतलब एक्चुअली डेटा पास पास सिचुएटेड है मीन के ही। राइट, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लो है तो मतलब जो मेरा एवरेज निकल के आया है मेरे बाकी पॉइंट्स एवरेज के बहुत पास पास हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बड़ा है तो मतलब देयर कैन बी आउटलायर्स इन द डेटा, ठीक है। मेरे डेटा पॉइंट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए मेरा एवरेज डिस्टेंस एक बंदे से दूसरे सेंटर से एक बंदे का एवरेज डिस्टेंस बहुत दूर आ रहा है, राइट। वो तभी आएगा क्योंकि ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस है, तो एवरेज पेनलाइज्ड है, राइट। अगर बहुत दूर होगा कोई बंदा तो बाकी पास पास है तो उनको पेनल्टी झेलने पड़ेगी, राइट। वो सारे को पीछे पीछे होना पड़ेगा ताकि वो बंदा आगे आ जाए, बराबर पहुंच जाए वो सारे, ठीक है। सारे पॉइंट्स पास में भी थे फिर भी सारे नंबर एवरेज तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन हाई आया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर लो है तो दैट मींस एवरी पॉइंट इज क्लोजर टू द मीन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जितना छोटा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे नंबर जो है, मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स जो है मेरे वो इसी रेंज के होंगे, 17.6 के आसपास ही सारी चीजें घूम रही होंगी, ठीक है। मेजॉरिटी इस नंबर के आसपास होगा, 17 से 3 पॉइंट उधर 3 पॉइंट इधर, ठीक है। तो 14 से लेके 20 के बीच में मेजॉरिटी ऑफ लोग होंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी यहाँ पे हम अगर इस पिक्चर में देख ले तो ऐसा ही है, 18, 12, 20, ये तो हम डमी डेटा ले रखा है, तो मेजॉरिटी तुम्हें इसी नंबर के 17 के आसपास ही दिखेगी, ठीक है। गॉट इट। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा तो मतलब दिस डेटा हैज अ हाई रेंज, ठीक है। ये बाकी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो बाकी मेजर्स देखे हैं उसको इंडिकेशन दे रहा है हमें कि हाँ नंबर दूर दूर है, और अगर ये छोटा है तो मतलब नंबर एवरेज के पास है, ठीक है। गॉट इट। कोई डाउट? नहीं है डाउट तो ये था मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में यही है दो चीजें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब एक और टर्म आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसका मीन और मीडियन अगर पास पास है, मोड भी अगर है उसके अंदर, अगर ये सारी चीजें सिमिलर हैं, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दैट सीरीज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट सीरीज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि देयर आर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में होंगे, जहाँ पे आउटलायर नहीं होंगे डेटा में, राइट। मीन और मीडियन दोनों पास पास कब होंगे, and there are no outlier। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जैसे कंपनीज में क्या होता है, बेल कर्व होता है अप्रेजल के टाइम, एक सुना है बेल कर्व फॉलो करते हैं? यस सर, सुना है। तो बेल कर्व में क्या है कि हर तरह के नंबर देंगे हम, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब लोगों को अच्छी रेटिंग मिलेगी, कम वाले भी होंगे, मिड वाले भी होंगे, हाई वाले भी, तो कोई आउटलायर नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो दैट इज अ बेल कर्व, ठीक है, जिसमें मीन मीडियन मोड सब बराबर है, ठीक है। तो देयर आर नो आउटलायर, तो दैट्स अ बेल कर्व। तो इसी चीज को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर कोई चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है तो दैट मीन्स वो डेटा को दो इक्वल हाफ में तोड़ पा रही है, सेइंग दैट, ठीक है, ये मेरे पास लोग है, हाँ पूछो। राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड के इक्वल होगा, राइट, ये मेरे पास लोग हैं, मिरर इमेज। ये लोग हैं मेरे पास, ये उनकी एज दे रखी है मैंने, उसका इसमें मुझे दिख रहा है कि कोई भी क्या कोई आउटलायर नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसका एवरेज निकाला 44.5, मीडियन निकाला 45, वेरी क्लोज टू ईच अदर, आउटलायर नहीं था, हर तरह के लोग थे। ऐसा तो नहीं था कि मैं इसमें से कोई ट्रेंड निकाल पा रहा था कि हाँ मेजॉरिटी ऑफ देम आर यंग या लो या मिड, ठीक है। तो सारे हर तरह के लोग थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था, ऐसा ही बेल कर्व में होता है, तो हर तरह के नंबर सबको मिले हैं, ठीक है। तो अब मीन और मीडियन तुम्हारे पास पास आ गए, मीन भी देखो सेम है, मीडियन भी उसी के पास है। तो अगर मीन और मीडियन पास पास हैं तो क्या होगा, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या बोलता है
ये रूल क्या बोलता है 50-50 वाला, कि अगर कोई चीज जिसका मीन और मीडियन पास है तो वो डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में तोड़ देता है, मतलब 50-50 में तोड़ देता है, मतलब एवरेज से नीचे जितने लोग होंगे उतने ही एवरेज के ऊपर भी लोग होंगे। एक सेकंड, ये क्या बोलता है कि यू आर डिवाइडिंग योर डेटा इन 2 इक्वल हाफ्स। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, 2 इक्वल हाफ का मतलब जैसे ये मीन और मीडियन बराबर आ गए तो फिर मेरी सीरीज कैसे दिखेगी? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज कैसी होती है? ऐसे, ये होता है बेल कर्व। इस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये ऐसे होगी, मीन और मीडियन बराबर है तो ये ऐसे होगी। दिस इज 50%। ये तुम्हारी एवरेज कितनी निकल के आई है? 45 के आसपास, मीन और मीडियन, राइट? तो मेरा डेटा 2 इक्वल हाफ में टूट चुका है, ठीक है। 45 से कम मेरे डेटा में जितने लोग हैं उतने ही लोग मेरे डेटा में 45 से ऊपर हैं। दिस इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ठीक है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या बोल रहा है कि अगर मेरा मीन मीडियन बराबर है तो देयर आर नो आउटलायर्स इन द डेटा। आउटलायर नहीं हो सकते उस डेटा में। मीन और मीडियन अगर आउटलायर हैं तो ही एक दूसरे से दूर होंगे, अगर आउटलायर नहीं है तो मीन मीडियन दोनों पास पास होंगे। देयर आर नो आउटलायर इन द डेटा। तो मीन और मीडियन किसी सीरीज में आउटलायर हैं, एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं, ये चेक करने का सबसे सिंपल क्विक तरीका है। मीन देखो, मीडियन देखो, अगर वो पास पास है तो मतलब सीरीज जो है वो सॉर्टेड है, उसमें कोई अब नॉर्मल वैल्यूज नहीं है जो स्क्यू कर रही है सीरीज को, ठीक है। और अगर वो पास पास नहीं है तो देयर विल बी सम वैल्यूज which are different from rest of the values, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऐसा डेटा जिसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, तो वो 50-50 हाफ में दो डेटा 50-50 पोर्शन में मेरे डेटा को कम्प्लीटली तोड़ देते हैं। अब मेरा एवरेज आया 45 से कम जितने लोग होंगे उतने 45 से ज्यादा होंगे। यहाँ है मेरा एवरेज, राइट, यहाँ पे बीच में। तो ये 45 से कम कितने लोग हैं? 5। 45 से ऊपर भी कितने लोग हैं? कितने हैं? 5। टूट गया 2 इक्वल हाफ में। मतलब अगर मीन मीडियन बराबर है तो मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज एज अगर 45 है तो इस डेटा में 45 से कम भी उतने ही लोग हैं जितने 45 प्लस वाले लोग हैं। ये कंक्लूजन था कहाँ से? नॉर्मल। क्लियर? दिस इज द कंक्लूजन दैट वी गॉट। इफ समथिंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड then the number of data points below the mean is equal to the number of data points above the mean, ठीक है। तो ये हमने इंसाइट मिल गया। एक और चीज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सीखी कि अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ माय डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक इंपेरिकल रूल होता है 68, 95, 99.7 रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तुम्हारा मीन मीडियन 45 पे आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा एज है 10, 20, 30 ऐसे करके जाती हुई 50। ठीक है, मीन मीडियन बराबर 50-50 में टूट चुका है। और अगर ऐसा है तो कुछ और रूल भी इस पे अप्लाई हो जाते हैं। वो क्या है? अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन मीडियन बराबर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ रूल्स हैं। वो क्या है कि अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 66% ऑफ पॉपुलेशन, 66% ऑफ डेटा पॉइंट्स, 66% ऑफ सैंपल, ये जो पॉइंट्स हैं, सैंपल डेटा पॉइंट्स, ठीक है, 66% ऑफ सैंपल डेटा पॉइंट्स will lie 68
ठीक है, will lie between 1 plus minus 1 standard deviation away from the mean. Away from the ठीक है। तो अगर मेरे डेटा पॉइंट, अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं बता सकता हूँ कि कितने लोग किस रेंज में होंगे, ये भी मैं बता सकता हूँ, राइट। मैंने पहला रूल तो बता दिया कि जितने एवरेज से कम उतने एवरेज के ऊपर होंगे, ये भी है। दूसरा ये वाला रूल है जो एम्पेरिकल रूल, ये क्या बोल रहा है, 68% लोग प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होंगे। इसको प्रैक्टिकली अब देखते हैं। मेरा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, इस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, नमपाई डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। इस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है 21, ठीक है 21। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया, 21, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 95% ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 21 है तो 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू 21 42 हो जाएगा, राइट। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, बताएगा 63, यही होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 68% पॉपुलेशन या सैंपल के डेटा पॉइंट्स प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन के अराउंड होंगे। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया है, 21। अब प्लस माइनस 1, ये प्लस 1, 45 से 21 पॉइंट आगे चले जाओ, क्या आएगा, 66 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। 66 के आसपास पहुंच जाओगे, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तुम्हारा, प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन। 21 45 से 21 पॉइंट इधर चले जाओ, प्लस माइनस 1 दोनों की बात होती है, ठीक है। तो 45 से 21 पॉइंट इधर चले गए तो कितना आ गया, 24। ये है तुम्हारा -1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा और है, ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है पूरा, इसमें कितने लोग होंगे, 66%, 68% लोग होंगे तुम्हारे पूरे पॉपुलेशन के जिनकी एज 24 से लेके डेटा में 68% लोग हैं। Without checking that, just from the normal distribution, I can say 68% लोग 24 से 66 के बीच के हैं। Let's check that. 60 मेरे पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 68%, रफली अराउंड 7 पीपल। तो 7 लोग जो हैं वो किस रेंज में होने चाहिए, 24 से 66 के बीच में 7 लोग होने चाहिए। लेट्स चेक दैट, ठीक है। 24 25 मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे, इसको मान लो 1 2 3 4 5। ये छोटी है तो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगी, तो ये देखो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 60 समथिंग % इज बिटवीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन अवे फ्रॉम द, देख रहे हो। Without checking anything, हमने बता दिया कितने % डेटा इस रेंज में लाई कर रहा है। डेटा जितना बड़ी होगी सीरीज उतना ही एग्जैक्ट डिवीजन हो पाएगी, नहीं तो वो 66%, मैं बोलूँ 2 ही नंबर है, मैं बोलूँ 66% डेटा, तो 2 नंबर का 66% तो नहीं हो सकता ना, तो वो इशू है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट नहीं, इसलिए समथिंग अराउंड 7 आने चाहिए थे, बट समथिंग अराउंड 6 आए हैं क्योंकि नंबर छोटे हैं। तो परसेंटेज डिवीजन नहीं कर सकते। तो 68% लोग, कोई 6-7 लोग जो हैं वो ऑफिस से लेकर वो हमने देखी है, ठीक है।
दूसरा रूल क्या बताता है? 68-95 रूल। 68, 95, 99.7। 95 क्या बोलता है? अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये जो 66 है इसकी जगह इस बार क्या आ गया? 95% ऑफ द डेटा साइज will lie between plus minus 2 standard deviation away from the mean। ठीक है, 95 मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग हमारे डेटा में। ये कौन कर रहा है? क्या हो रहा है? सारे लोग ऑलमोस्ट 95% लोग प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 42। 45 से 42 पॉइंट्स इधर चले जाओ तो क्या कहाँ पहुंच जाओगे? 3 पे, एज 3 पे। 45 पे 42 पॉइंट आगे चले जाओ तो कहाँ पहुंच जाओगे? एज 97 पे, राइट। तो ऑलमोस्ट सारे लोग 3 से लेके 97 के बीच के होंगे हमारे केस में। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे लोग 3 से लेके 97 के बीच में। 95% लोग इस रेंज में फॉल करेंगे। लेट्स सी। हाँ, और ऐसा ही हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे लोग 95 प्लस लोग उस रेंज में फॉल कर। और अगर तुम्हारा सीधी छोटी है हमारी, अगर और बड़ी हो तो और माइन्यूट लेवल पे जा सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 99.7% लोग जो है वो प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन होंगे। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? 63। नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो मतलब 0 से लगा लो या 1 से, जो भी मिनिमम नंबर है। ठीक है, तो मतलब सीरीज जहाँ से शुरू हो रही है और 63 ऐड कर लो इसमें, 100 प्लस हो गया समझ लो। तो सारे लोग 1 से लेके 100 के बीच में होंगे। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। गॉट इट? क्लियर? कोई डाउट? बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। यस सर, नो डाउट। बाकी लोग? नो डाउट सर। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी जगह पूछा जाता है। तो वी कवर्ड एवरीथिंग अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट फॉलोज बेल कर्व। बेल कर्व ऐसा दिखता है, 2 हिस्सों में तोड़ता है। मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं। मोड एट टाइम्स, ठीक है। आउटलायर्स नहीं होंगे ऐसे डेटा में। ये 2 इक्वल हिस्सों में टूटा होता है डेटा। ठीक है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन वाले रूल भी फिट हो जाते हैं। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तुम देखोगे 68-70% लोग जो हैं वो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच लाई करेंगे। हमारे केस में प्लस माइनस 1 था, 24 से लेके 66 के बीच में। ठीक है, तो हमने देखा ऐसा ही हुआ। उसने बोला 95% लोग इस रेंज के होंगे। हाँ ऐसा ही था। ठीक है, 99.7% लोग इस विंडो में फॉल करेंगे। ऐसा ही। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमने सिनेरियो देखा व्हेन देयर आर नो आउटलायर्स एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट कि जहाँ पे स्क्यूनेस, बायसनेस, आउटलायर्स हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस कैसी दिखती हैं, तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल कैसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तब राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, इस टाइप की चीजें हमारे पास आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन जाएंगे। कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही। ये सारी चीजें वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट क्लास। सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी स्टैट्स का पार्ट है? ये मतलब किसी स्टैट्स का पार्ट नहीं है ये, मतलब इन्फ्रेंशियल का ही पार्ट है। एक तरीके से इन्फर ही कर रहे हैं हम, इतने परसेंट लोग इस रेंज में हो गए। इन्फ्रेंशियल का पार्ट समझ सकते हो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी के अंदर फॉल करे। इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन डजंट फॉल अंडर एनी कैटेगरी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा किस टाइप का है। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, प्रेडिक्टिव स्टैट्स, प्रिस्क्रिप्टिव, ये सारे डेटा ये क्या बताते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। तो ये ऑलरेडी ही एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, राइट। ये मुझे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा, एक ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मतलब किसी के अंडर फॉल नहीं करता, बट इससे हम इन्फर करते हैं चीजें। तो इन्फ्रेंशियल के अंदर काउंट कर सकते हैं इसे, राइट। एक एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट? अगर हम किसी डेटा को पकड़ें और उसमें से कुछ निकालें तब हम उसे बोलेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव है या नहीं। ये चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, राइट? तो इसमें हम वैलिडेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ इसको फॉलो कर रही है या नहीं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टेप। ओके सर। हम इन्फर कर रहे हैं ना, अगर ऐसा है तो 50% लोग इसमें रेंज करेंगे, तो वी आर इन्फरिंग फ्रॉम वन आउटकम, वी आर इन्फरिंग अनदर आउटकम, कैन बी अ डिफरेंशियल स्टेप। चलो सही है, आई थिंक वी हैड अ गुड सेशन टुडे। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी, आई थिंक नेक्स्ट वीक वी विल बी कवरिंग द थ्योरी ऑफ स्टैट्स, ये वाला जो भी हम कर रहे हैं, एंड देन वी विल मूव टू मशीन लर्निंग, जहाँ पे ये जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम होंगे। तो मशीन लर्निंग में हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है? एक प्रोजेक्ट है कि मुझे बोला कि बताओ इस प्रोडक्ट का क्या मार्केट प्राइस रखा जाए, इनमें से कौन से कस्टमर अगले 1 साल में छोड़ के जा सकते हैं, इनमें से कौन बंदा किस बंदे को लोन ना दे, कौन बंदा फ्यूचर में डिफॉल्टर हो सकता है। तो लोन देते वक्त मुझे पहचानना है कि हु कैन बी फ्यूचरिस्टिक डिफॉल्टर, राइट? जिससे बैंक अपना पैसा बचा सके, रिस्क जीरो करते हैं, राइट? तो रिस्क मॉडलिंग करेंगे हम, ठीक है? सर हमारा स्टैट्स कितना टाइम तक हो जाएगा? 1-2 क्लास और। स्टैट्स में कॉन्सेप्ट ही है, मतलब थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट ही है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है ना ये एक तरीके से। यस सर। करना नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग में यूज होंगे प्रैक्टिकली। वहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा ये निकल क्या है, ये निकल क्या है, तो इससे हम क्या मतलब अपने बिजनेस प्रॉब्लम में क्या डिसाइड करें इसके बेस पे। तो वहाँ पे सब प्रैक्टिकल यूज होगा। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये यहाँ यूज करते हैं, मीडियन यहाँ करते हैं, मीन यहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन, कैसे चलता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? ये सब चीजें जो कंपनीज में एक ये जैसे कंपनीज में पोजीशंस होती हैं स्टैटिस्टिशियंस की, तो वो सर टूल्स भी काम करते हैं या वो ये पाइथन यूज करके सब निकालते हैं? पता नहीं यार, स्टैटिस्टिशियंस तो अलग रोल हो गया, उनका तो रिसर्च का रोल रहता है। मतलब जनरली दे कीप ऑन रिसर्चिंग एंड फिगर आउट समथिंग कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारा डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा साइंटिस्ट एक वो बंदा जो एप्लीकेशन की तरफ ध्यान देता है, राइट? एप्लीकेशन डेवलपमेंट या थ्योरी ऑफ सम कॉन्सेप्ट, राइट? तो एप्लीकेशन है कि मतलब किसी चीज को कैसे यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट? वी आर डेटा से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, स्टैट्स के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उनको यूज करके। तो स्टैटिस्टिशियंस इज अ ब्रॉड टर्म। स्टैटिस्टिशियन जो है वो मतलब दे डेवलप द कॉन्सेप्ट। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक स्टैटिस्टिशियन ने बनाई है, समझ रहे हो? डेटा साइंटिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाने नहीं बैठेगा कि मैं कोई डिस्कवरी करूँ, तो दिस इज अ डिस्कवरी, ठीक है? तो वो स्टैटिस्टिशियन का काम है, रिसर्च वाली साइड ज्यादा काम है। दे रिसर्च, दे टेस्ट दैट, दे वैलिडेट दैट एंड दे लॉन्च दैट कॉन्सेप्ट इन द मार्केट। और डेटा साइंटिस्ट वो जो कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो डेटा साइंटिस्ट। ये डिफरेंस है स्टैटिस्टिशियन में। स्टैटिस्टिशियन बिहाइंड द सीन काम करता है, हम उनकी बनाई हुई चीज को अप्लाई करते हैं। वी आर एट द एप्लीकेशन एंड, वो है एट द डेवलपमेंट एंड। जब हमें पूरा कोर्स कर लेंगे तो हम किस किस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी कर सकते हैं ना हम अप्लाई? एक ही रोल होते हैं ये सब, एक ही बात है। डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये हर कंसल्टेंट, हर कंपनी में अलग टर्मिनोलॉजी है। मैंने आई स्टार्टेड, मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन में मास्टर कार्ड में था मैं, तो वहाँ पर मेरा डेजिग्नेशन था बिजनेस एनालिस्ट। एंड आई मूव टू सम अदर प्लेस, वहाँ पे हो गया मैं सीनियर कंसल्टेंट। नाउ आई एम लीड डेटा साइंस मैनेजर। तो हर जगह टर्म अलग है, कोई डेटा साइंटिस्ट होता है, कोई डेटा एनालिस्ट, कोई कंसल्टेंट, तो बट काम वही कर रहे हैं। तो पोजीशन कोई डेजिग्नेशन देख के नहीं होगी, पोजीशन होगी स्किल देख के। तो तुम जेडी पढ़ोगे, जेडी के अंदर अगर लिखा है पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सब मांगा, तो दैट इज अ डेटा साइंस का रोल, ठीक है? बिजनेस एनालिस्ट एक जेनरिक टर्म है। आईटी में भी बिजनेस एनालिस्ट होता है, जो क्लाइंट से बात करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है और फिर डेवलपमेंट टीम को बोलता है ये बनाना है, वो भी बिजनेस एनालिस्ट होता है, ठीक है? जो लोग डेटा पे
एक्सेल पे काम करते हैं वो डेटा एनालिस्ट भी होते हैं, जो डेटा सिर्फ ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जेनरिक टर्म्स है, जेडी के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रोल है, क्या स्किल मांगे, वहां से पता लगेगा कि आर वी फिट फॉर दिस रोल और नॉट, ठीक है। ओके सर। वो ऐसे बनाई हुई है वो। चलो सही है, आप डेटा साइंटिस्ट वाले रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना जेडी पढ़े, तो ये क्लियर है। डेटा साइंटिस्ट वाला बंदा यही काम करता है, तो वो वाले जहाँ पे टर्म डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग या प्रेडिक्टिव मॉडलर या मॉडलिंग ये सब लिखा होगा, वहाँ पे आप बिना जेडी पढ़े भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे यही सारी चीज़ें। बट जहाँ पे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट ये सब टर्म्स आएंगे वो जेनरिक है, वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस अलग अलग काम करने वाले लोग कंसल्टेंट होते हैं, राइट। अलग अलग काम करने वाले लोग बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, साउंड थैंक यू गुड। सर। थैंक यू। ओके, बाय 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 बाय। बाय थैंक सर। यू सर जी।